जब आरएसएस प्रमुख यानी कि मोहन भागवत ने बताया था कि 75 साल बधाई नहीं बल्कि विदाई का वक्त होता है, तब भी मैंने कहा था कि अब जो आजमाइश चल रही है और जो आजमाइश इस बात की है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री बन पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच मैंने आपको बताया था, आप जाकर देखिएगा कि दोनों में से एक को जाना होगा, या तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा नरेंद्र मोदी साहब को, तो उसी शर्त पर कैबिनेट मंत्री यानी गृह मंत्री बने रहेंगे अमित शाह, या फिर इनमें से एक की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। और देखिए, तारीख भी आ गई, वक्त भी आ गया और बता दिया गया है कि आरएसएस ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केंद्र की सत्ता में गुजरात वाली जोड़ी में सिर्फ एक रहेगा। यह तारीख कौन सी है और क्यों तारीख तय की गई और कौन रहने वाला है कौन जाने वाला है, इसको लेकर भी खेल सारा निकलकर सामने आ गया है। यह तारीख है 9 सितंबर। सिर्फ इसे उपराष्ट्रपति पद के होने वाले चुनाव के तौर पर मत देखिए। इसके बाद दोनों में से एक व्यक्ति इस्तीफा देंगे और यह इस्तीफा 17 तारीख से पहले का है, यानी 17 सितंबर से पहले यह विदाई समारोह होना तय माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल 2014 के बाद से आपने देखा 14 से 19 अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो अपने आप को एक चाणक्य के तौर पर स्थापित करते हैं, जबकि चाणक्य का काम था कि वो दावपेच चले, चीजें बनाए, बहुत सारी चीजें रास्ता बनाए अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए। लेकिन पार्टी बड़ी कैसे हुई? सत्ता के दम पर थी। इस दौरान ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के विभाग का ऐसा इस्तेमाल होने लगा कि एक के राज्य के बाद दूसरा राज्य, दूसरे से तीसरे, और फिर अब तो खुलकर ही आ गया चुनाव आयोग किस तरह से काम करता रहा, ये तमाम चीजें खुल गई हैं। और जब वो अपने आप को चाणक्य वाली स्थिति में लेकर खड़े हो गए तो 2019 में दोबारा सरकार आने के बाद वो गृह मंत्री बने। यानी 2019 से 2024 उनका ठीक था, स्वर्णिम काल नरेंद्र मोदी साहब का भी कहूंगा और अमित शाह के लिए भी कहूंगा। लेकिन 2024 के बाद हालत खस्ता होने लगी है। हाल ही में देखने को मिला कि कई सारे ऐसे मुद्दे आए जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा कि 75 साल पूरा होने के बाद आपको बधाई नहीं देनी चाहिए बल्कि उस व्यक्ति को विदाई देनी चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के लिए कहा गया था। तो उसके बाद से एक कवायद चल रही थी कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह, क्योंकि आरएसएस ने टांग अड़ा रखी थी कि नहीं अमित शाह तो बिल्कुल नहीं, अब आपके यानी मोदी शाह वाला युग शुरू हुआ था 2014 से, उसके समापन का अवसर है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज इसी वक्त अगर वो इस्तीफा दे दें तो कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर कई तरह के मामले, जैसे अभय दुबे भी पत्रकार, उन्होंने कहा था कि कई ऐसे मामले हैं जो खुलेंगे और उसके लेकर एफआईआर दर्ज होगी। नरेंद्र मोदी साहब के लिए भी, अमित शाह के लिए भी कहा था कि बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो सब हो सकता है। तो इनसे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने के लिए आपको पावर चाहिए अपने हाथ में। इसीलिए नरेंद्र मोदी ये समझ गए थे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मानने वाले नहीं। उनके दफ्तर भी गए, माथा टेका, मतलब माथा टेकने में पहली दफा प्रधानमंत्री बनने के बाद इतने सालों बाद पहली बार आरएसएस के दफ्तर गए। बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी चर्चाएं चली कि ये कहा गया, वो कहा गया, लेकिन खबर ये निकल कर आई आरएसएस प्रमुख नहीं माने कि वो नहीं कह रहे कि 17 सितंबर यानी 17 सितंबर 75 साल मतलब 75 साल। उसके बाद से मोदी साहब लगातार अमित शाह को आगे कर रहे थे। हर एक मुद्दे पर अमित शाह ही आकर बयान देते थे, वही चीजों को संभाल रहे थे। यानी ये स्टैंड करने की कोशिश हो रही थी आरएसएस के सामने कि शाह न केवल सरकार बल्कि पार्टी और संगठन चलाने में भी पूरी तरह से निपुण है। लेकिन हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हुआ और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर जितना बहुमत था उससे ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश थी, लेकिन हो गया उल्टा। जो उनके पास अपना खुद का बहुमत था वो भी बिखरता हुआ नजर आया। इसीलिए अब नरेंद्र मोदी साहब फिर से सक्रिय हुए। कौन से वो मसले हैं जिस पर सक्रिय हुए हैं और क्यों ये कहा जा रहा है कि विदाई पक्की है, वो भी आपको दिखाता हूं। पहले देखिए, ये एक मसला निकल कर आया। तो 9 सितंबर तक ही पीएम रहेंगे मोदी। अभी खत्म नहीं हुई मोदी सरकार के ऊपर से खतरा, खत्म नहीं हुआ। धनखड़ जो करने वाले थे उसकी संभावना भी पूरी तरह खत्म नहीं किया। 9 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव में राहुल गांधी कर देंगे सबसे बड़ा खेल, ये कहा जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी का जिक्र यहां क्यों हुआ मैं समझाता हूं। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में मोदी शाह ने मिलकर, मोदी बाद में आए थे, अमित शाह ने संजीव बालियान का पक्ष लिया, जबकि अपनी ही पार्टी के जो नेता है राजीव प्रतापुड़ी वो भी कैंडिडेट थे, लेकिन संजीव बालियान पर दाव लगाया। संजीव बालियान के जरिए अमित शाह ने जब दे दिया समर्थन तो मोदी और नड्डा भी आएंगे और कई और नेता भी आए जो उनकी गुट के नेता हैं। इन सब के बीच जैसे ये पता लगा तो राजीव प्रतापुड़ी की बात सीधे राहुल गांधी से हुई, ऐसी चर्चा थी। इंडिया ब्लॉक ने खुलकर उनका समर्थन किया, ये क्लियर बात है, ये इसमें कोई चर्चा वाली बात नहीं, ये स्पष्ट बात है। लेकिन बीजेपी के ही सांसदों ने राजीव प्रतापुड़ी के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी और संजीव बालियान चुनाव हार गए। ये पहली अग्नि परीक्षा थी जिसमें फेल हुए थे अमित शाह, लेकिन उसको भी साधने की कोशिश की जा रही थी कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। इस चुनाव के लिए आप हमारे पास पूर्ण बहुमत है, बहुमत से ज्यादा इकट्ठा कर लिया तो और अच्छा हो जाएगा, नहीं कर पाए तो भी इतने बहुमत पर जिताना है। क्योंकि जब से बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आया था मोदी इस बात को समझ गए थे
कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर सीपी राधाकृष्णन को जिताना मुश्किल होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बेहद खास हैं वी सुदर्शन रेड्डी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को रोकना बड़ा मुश्किल होगा कि अपने पुराने दोस्त और शुभचिंतक का साथ ना दें। अब ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू जाएंगे तो पवन कल्याण को रोकना मुश्किल होगा, और आंध्र प्रदेश की एक पार्टी अगर आंध्र प्रदेश के एक बड़ी शख्सियत का साथ देती नजर आएगी तो जिम्मेदारी जगनमोहन रेड्डी से लेकर केसीआर की भी बनेगी। यानी इनका अपना जो बहुमत है, इनके अपने साथ जो एनडीए में खड़े हैं वो बिखरते नजर आए। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से एक प्रयास किया था। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बातचीत हुई थी, लेकिन वह नवीन पटनायक ने कोई स्पष्ट नहीं किया कि हर बार की तरह इस बार भी वो बीजेपी का साथ देने जा रहा है। यानी वहां पर भी आशंका बनी हुई थी। राजनाथ सिंह को फोन करना, तमाम चीजें करना, ये सारे दाव फेल होते हुए नजर आए। और ये बताया गया, ये सारी चीजें जो राजनाथ सिंह की तरफ से फोन करवाया गया जगनमोहन रेड्डी को, अलग अलग तरीके से वोट इकट्ठा करने की कोशिश हो रही थी, वो तमाम चीजें जो थी वो अमित शाह की देन थी। अब खेल क्या है? खेल ये निकल कर आया, जरा पढ़िए। चाणक्य को हटा, साहिब ने संभाला मोर्चा। जी हां, खबर ये निकल कर आ रही है कि लगातार नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि मोदी के बाद शाह, ये इसलिए कि अगर आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर मोदी साहब हटते हैं और उनकी जगह अगर गलती से भी योगी आदित्यनाथ, एनडीए योगी आदित्यनाथ को या किसी और को बनाती है, तो भी ये जोड़ी टेंशन में आ जाएगी कि कई सारे मसले हैं जिन पर फिर वो रोकथाम नहीं लगेगी, वो खुलेंगे भी, उस पर बात भी होगी, उस पर चर्चा भी होगी, फिर जांच एजेंसियों से लेकर तमाम चीज़ें बात जो बढ़ती है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी जो छवि इन्होंने 11 साल बनाए रखी, उस पर कहीं ना कहीं एक डेंट पड़ता नजर आएगा। अब इससे रोकने के लिए मोदी नहीं तो कौन, शाह का होना बहुत जरूरी है। शाह पावर में रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ जांच छोड़िए सवाल भी उठा पाए। तो यहां यह होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अमित शाह को यह पूरा मोर्चा संभालने के लिए दिया था। लेकिन खबर निकल कर आई है कि उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव में अमित शाह के हाथ से पूरी तरह से बाजी फिसल गई। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 427 वोटों में से मात्र 360 और उससे भी कम वोटों पर सिमट कर रह गई है इस समय एनडीए, और उसमें भी 360 में से भी अभी कितने बीजेपी के सांसद क्रॉस वोटिंग करेंगे, इस बात की भी चिंता सता रही है। अब देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में चाणक्य की रणनीति अपेक्षित नतीजा नहीं दे पाई, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी चाणक्य की रणनीति कमजोर नजर आ रही है। यह बात मैंने बहुत पहले आपको बताई थी। आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि हिसाब किताब बनेगा नहीं और दोनों में से एक किसी को जाना होगा। नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने रहे, आरएसएस को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन विदाई पक्की मानी जा रही थी कि मंत्रालय छोड़ना होगा। आप संगठन में रहना चाहे संगठन में आ जाइए, पार्टी में आना चाहे पार्टी में आ जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन पद छोड़ना होगा। या फिर अगर आप चाहते हैं वो कैबिनेट मंत्री बने रहे तो फिर नरेंद्र मोदी साहब को पद छोड़ना होगा। यानी दोनों में से एक को 9 तारीख के बाद जाना होगा। इस तरह की चर्चाएं बहुत तेज रफ्तार से उठ रही हैं, क्योंकि सारा खेल आंकड़ों का था। आरएसएस इस पर नजर गड़ाकर बैठी है। 9 तारीख को अग्नि परीक्षा है, न केवल नरेंद्र मोदी साहब की बल्कि खुद अमित शाह की भी। इसीलिए आप देखिए आगे क्या है। इसीलिए 8 सितंबर को डिनर डिप्लोमेसी वो नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मां का सियासी दाव चलकर कमान साहिब ने प्रत्यक्ष रूप से संभाल लिए, तो क्या मान लिया जाए उसी मामले के तहत भाजपा की रणनीति आगे बढ़ रही है। नमस्कार।